अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। माय नेम इज असद जहीर और आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या है? बच्चों, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरेटिकल फॉर्म है। इसमें हम थ्योरेटिकली क्या फाइंड कर सकते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एक्टिव मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बच्चों एक्टिव मैथ्स क्या होता है। तो बच्चों, इस एक्टिव मैथ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? एग्जांपल यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक NO है और एक हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और हमारे पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन गैस मौजूद है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो बनता है वो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मोनो कहते हैं एक को। तो नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है हमारे पास बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1 और डाई मीन्स 2। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO के पास एक होता है, यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो है, मींस के एक ओ इसमें ऐड हुआ, हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमारे पास एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ऑक्सीजन। जब एक NO लेगा तो एक NO2 बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 NO यूज कर लें तो एक O ये ले लेगा, एक O ये ले लेगा, तो हमारे पास कितने NO2 बन जाएंगे? 2 NO2 बन जाएंगे। और हम यहाँ पे कितने यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे। मींस जब 2 NO यूज करेंगे, दोनों एक एक ऑक्सीजन लेंगे, हमारे पास 2 NO2 बन जाएगा। अब हमने बात करनी है एक्टिव मैथ्स की। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स की अमाउंट देखें, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के कितने मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं? 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 3 NO है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इसके रिजल्ट में मेरे पास कितने NO2 बनेंगे? तो बच्चे मेरे पास NO2 जो बनेंगे वो 2 NO2 ही बनेंगे। इसके रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो दो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं NO और NO, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, 2 है, 1 और 1। अब एक तो ये ले लेगा, क्या बना देगा? NO2। एक ये ले लेगा, क्या बना देगा? NO2। तो इसके लिए तो कोई भी नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जितने होंगे उतने ही ये बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कितने हैं? 1। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 2 NO2 तो यूज होंगे, लेकिन 1 NO2 जो है वो यूज नहीं होगा। तो अब NO2 का वो मैस जो हमारे पास यूज हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये यूज हो रहा है, ये क्या है? नॉट यूज। अब अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और 1 का 1 क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। अब ये वाला यूज और ये वाला यूज, ये जो जितने अमाउंट हमारे पास यूज होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मैथ्स बोलते हैं। और वो अमाउंट जो हमारे पास यूज नहीं होती इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्टिव मैथ्स बोलते हैं। तो इसमें मतलब क्या, वो एक्टिव मैथ्स क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की वो अमाउंट जो कि रिएक्शन में यूज होती है उसे बोलते हैं एक्टिव मैथ्स। जो अमाउंट रिएक्शन में यूज नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? इनएक्टिव मैथ्स। तो हम किसकी बात करें? एक्टिव मैथ्स की। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्टिव मैथ्स क्या होता है। अब हम एक्टिव मैथ्स की बात करते हैं, रिप्रेजेंट कि एक्टिव मैथ्स किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए यूज करते हैं? तो कहते हैं इट रिप्रेजेंट the concentration of reactants and products in mole डेसीमीटर पर क्यूब। मींस एक्टिव मैथ्स क्या होता है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को किस यूनिट में डिस्क्राइब करते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बच्चे याद रखिएगा, जो हम रिएक्शन करते हैं वो हमेशा हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में करते हैं, कभी भी कंसंट्रेट चीज को हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स की और जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स की होगी उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में डिस्क्राइब करने को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मैथ्स बोलते हैं। अब एक्टिव मैथ्स की तो होगी रिप्रेजेंटेशन। अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्टिव मैथ्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
इस ब्रैकेट्स को हमारे पास जो भी वैल्यू होगी इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास NO है, तो NO को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और ब्रैकेट जो है ये हमें डिस्क्राइब करेगी कि हमारे पास जो है NO की अमाउंट कितनी है, मतलब कि NO में कितने हमारे पास क्या नाम है, कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। वो 2 मॉलिक्यूल्स हम इस ब्रैकेट्स के ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर O की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी हो तो O ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देंगे, 1। तो हम एक्टिव मास को किस पर एक्सप्रेस करते हैं, ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करते हैं, और जो उसकी अमाउंट होती है उसके ऊपर पावर की फॉर्म में आ जाती है। तो ठीक है बच्चों, अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो मैं अभी बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, कि केमिकल इक्विलिब्रियम की जो थ्योरेटिकल फॉर्म होती है, जो कैलकुलेटेड फॉर्म होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द मेथड, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इट स्टेट दैट द रेट एट व्हिच सब्सटेंसेस रिएक्ट is directly proportional to its active masses। बच्चे इस डेफिनेशन के 2 पार्ट है, एक में वो बात करेगा सब्सटेंसेस के बारे में, सब्सटेंसेस की रिएक्शन के बारे में, और सेकंड में वो बात करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार रिएक्शन की बात करेगा, एक बार सब्सटेंसेस के आपस में रिएक्ट की बात करेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने अभी जो एग्जांपल ये पीछे हमने कहा था NO2 जब वो रिएक्शन करते हैं O2 के साथ हमारे पास बनता है 2NO2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास इसकी अमाउंट कितनी थी, 5, इसकी अमाउंट भी कितनी थी, 5। अब इसकी स्टार्टिंग अमाउंट कितनी थी, 0। अब हमने बात करनी है कि ये दोनों आपस में कितना रिएक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास जो है इसकी अमाउंट है वो लेट्स सपोज 10 है। अगर 10 अमाउंट इसकी है, 5 इसकी है, तो अभी हमने बात की थी कि अभी लेट्स 5 अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो मैस जो इनका आपस में रिएक्ट करेगा, इट स्टेट दैट द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट। कौन सा सब्सटेंस, ये 2 सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो वो रेट है स्पीड, वो स्पीड जिससे ये दोनों सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। मींस कि इनके जितने से एक्टिव मैसेज होंगे उतनी स्पीड में ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। पहले स्टेटमेंट ये कि रिएक्टेंस की एक्टिव मैसेज क्या, जितने से ज्यादा एक्टिव मैसेज होंगे उतनी ज्यादा स्पीड से आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये तो हो गया सब्सटेंसेस की स्पीड से रिएक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी। तो कहता है रिएक्शन की स्पीड में हम देखेंगे कि इसकी एक्टिव मास और इसकी एक्टिव मास दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी ज्यादा एक्टिव मास आएंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्शन की स्पीड होगी। 2 बातें, सब्सटेंस की स्पीड किस पर डिपेंड करती है कि इन दोनों के सेपरेटली अमाउंट कितनी इसके एक्टिव मास कितनी है, इसके एक्टिव मास कितने हैं, उस स्पीड से आपस में रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन की स्पीड क्या है कि इन दोनों के एक्टिव मास को आपने आपस में सम करना है और उस पर डिपेंड करेगी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इससे ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन। अभी हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, थ्योरेटिकल डेरिवेशन फाइंड करते हैं। थ्योरेटिकल डेरिवेशन फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं एक जनरल एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। क्या हम फाइंड करेंगे, अभी इसकी डेरिवेशन फाइंड करेंगे। कहता है लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट A और एक रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, B। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 बनते हैं, C एंड D। अब हमने जनरल एग्जांपल लेके चले, हम 2 रिएक्टेंट्स लिए, 2 ही हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट्स बन गए हैं। कहते हैं अब आपने A के जो अमाउंट यूज की है ना वो आपने यूज किया स्मॉल a, B के जो अमाउंट यूज की वो B यूज की, C की स्मॉल c और D की क्या यूज की, स्मॉल d। यहाँ पे तो हम लोग इनकी नंबरिंग यूज करते हैं ना, तो हम जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जनरल एग्जांपल हमने क्या किया, A एक रिएक्टेंट है जिसकी अमाउंट कितनी है, स्मॉल है, B एक रिएक्टेंट अमाउंट कितनी है, ये दोनों प्रोडक्ट्स इनकी ये क्या होगी, यहाँ पे अमाउंट होगी। अब 2 तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं, इस तरफ वाला हमारे पास कौन सा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर वाला कौन सा होता है, रिवर्स। जो फॉरवर्ड है वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट क्या आता है, रिवर्स रिएक्शन आता है। अब कहते हैं स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट के ऊपर। तो आपके पास कितनी कंसंट्रेशन, कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक कौन सा A और एक कौन सा B। तो ये आपके पास आ गया A और ये आपके पास आ गया B। क्यों, कि अगर रिएक्शन
कितनी स्पीड से उस तरफ जाएगा, अभी हमने बात की है सब्सटेंस के एक्टिव मैसेज के कि ए का और बी का जितना एक्टिव मैस होगा उतनी स्पीड से यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिपेंड्स अपॉन दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि दोनों के एक्टिव मैस को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी जितनी वो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो किस पर डिपेंड करेगा कि एक्टिव मैस कितनी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, क्योंकि फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब ए की अमाउंट कितनी थी, स्मॉल ए, तो इसकी कितनी अमाउंट होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। बी की अमाउंट कितनी थी, बी उसकी क्या बन गई, पावर बन गई। अब आपको पता है कोएफिशिएंट आपने खत्म करना है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हम ये कांस्टेंट साइन खत्म करते हैं ना तो हम यहां पे क्या लगाते हैं, इक्वल, साथ ही कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसको ये हमारे पास क्या कोएफिशिएंट, जब कोएफिशिएंट खत्म करेंगे आपके पास तो इक्वल का साइन आएगा, साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहां हमने कौन सा कांस्टेंट लगाया है, के लगाया है। अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वैसे ही, बी वैसे ही, ए की कंसंट्रेशन वैसे ही, बी की कंसंट्रेशन वैसे ही। अब देखिए ये हमने जो रिएक्टेंट या ये कांस्टेंट फाइंड किया है ये किस रिएक्शन के लिए था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था, इसलिए के के नीचे स्मॉल क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा इट इज कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, हम बात करेंगे रेट ऑफ reverse reaction directly proportional to concentration of C and concentration of D। क्यों, जब रिवर्स रिएक्शन इधर से इस रिएक्शन में आएगा ना, जब रिएक्शन यहां से वहां पे जा रहा था किस कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही थी, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। जब रिवर्स में आएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो यहां पे इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहां पे जब हम कांस्टेंट लगाएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट इक्वल लगाया, कांस्टेंट हम रिवर्स के लिए लगा रहे हैं, नीचे क्या लगाएंगे, स्मॉल आर लगाएंगे, और आगे हमारे पास वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अभी हमें 2 स्टेप हो गए हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी हमने स्टेटमेंट फाइंड कर ली, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी। थर्ड स्टेप हम बात करते हैं कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मींस कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम है, दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी, इक्वल। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल था, के एफ ए पावर ए बी और इसकी अमाउंट स्मॉल बी इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर था, के आर सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट। अब यहां हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखें पहले कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड, फिर कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट होगा के एफ होगा, नीचे वाले के लिए क्या होगा, के आर होगा। तो यहाँ पे के एफ हमारे पास फॉरवर्ड है ना, तो के वाला इस तरफ क्या हो जाएगा, रिवर्स डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू जब के आर इधर आएगा तो ये वाली पूरी वैल्यू कहां चली जाएगी, उस साइड पे चली जाएगी। इसको मीन कि आपने कांस्टेंट क्या कर लिया, लैदा कर लिया, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या कर लिए, लैदा कर लिए हैं। तो फॉरवर्ड में ऊपर होता है, इसे रिवर्स कांस्टेंट कहां पे आ गया, इस तरफ। अब इसकी अमाउंट इस तरफ, इसकी पूरी ये कैलकुलेट जब वहां जाके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। जब हमारे पास एक से ज्यादा कांस्टेंट हो जाते हैं ना तो हम एक नया कांस्टेंट ले आते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे के सी में, तो अगर हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहां पे के सी क्या है, इट इज कॉल्ड एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये पूरी इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन, केमिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्विलिब्रियम
एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये सारे के सारे इसका क्या है, केमिकल एक्सप्रेशन है। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट हमेशा कहां पे आते हैं, नीचे आते हैं। अगर इसको वही भी किया जाए तो हमारे पास दोबारा देखते हैं इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन भी था। फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने फाइंड किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमारे पास ये आया। रिवर्स रिएक्शन में फाइंड किया, हमने बात की एक्विलिब्रियम रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल किया और दोनों की आपके पास जो कैलकुलेट वैल्यू है तो आपने यहाँ पे फिल कर दी। अब आपने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो कांस्टेंट क्या हो गया, इकट्ठे हो गए। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा कांस्टेंट पाए जाते हैं तो उनको हम एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ये केमिकल एक्विलिब्रियम की थ्योरेटिकल फॉर्म है, इसमें मैंने क्या लगा दिया, Kc, सी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्विलिब्रियम को। तो ये क्या है, एक्विलिब्रियम, केमिकल एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, केमिकल एक्विलिब्रियम, केमिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इसको जनरल लिखते हैं तो ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को हमेशा हम लिखते हैं नोमिनेटर में और रिएक्टेंट को हमेशा लिखते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में डिवाइड के नीचे, नोमिनेटर मतलब डिवाइड के अप साइड पे। अभी हम बात करेंगे Kc कांस्टेंट होता क्या है।